हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 सितंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने धर्म को लेकर अपना भाषण दिया था। उन्होंने क्या लाइनें कही थी एग्जैक्टली, वो पंक्तियां आप देख सकते हैं। और वहीं आज 11 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अमेरिका में जो 2001 में 9/11 हमले हुए थे, तो उसी नरसंहार में जान गंवाने वालों की याद के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। वो दिन था 11 सितंबर 2001 का, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में करीब 18,000 कर्मचारी रोजाना की तरह काम कर रहे थे। तभी 8:46 पर आतंकवादियों ने 4 विमान हाईजैक करके 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों से टकरा दिए और मानव इतिहास के इस सबसे भीषण आतंकी हमले में करीब 3,000 लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन चुका है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। मत्स्य पालन यानी मछली पालन क्षेत्र में भारत को अच्छी मजबूती मिली है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छी मजबूती दिखाई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया और कहा कि अमेरिका के 50% टैरिफ का भी भारत की अर्थव्यवस्था पर मामूली असर ही होगा। घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट मजबूती की वजह से फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भी भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया, जो कि पहले 6.5% ही अनुमान लगाया था खुद फिच ने। तो अभी अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी 6.5 से बढ़ाकर लगभग 7% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जताया। और देखिए, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी वृद्धि दर पर अमेरिकी टैरिफ का असर 0.2 से 0.3% तक ही रहने का अनुमान है। सीईए अनंत नागेश्वरन बोले कि हाल ही में सरकार ने जो जीएसटी में सुधार किए हैं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर घटेगा। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, 20 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग में 3,000 लोगों की नौकरी खा गई कंपनी और सीधे कह दिया कि जॉब छोड़ दो, एआई करेगा अब हमारा काम। दरअसल मामला है ओरेकल कंपनी का। डेटा सेंटर डायनेमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओरेकल कथित तौर पर अपनी क्लाउड इकाई में कर्मचारियों की छटनी कर रहा है, जिसका असर भारत और अमेरिका दोनों ही जगहों पर कर्मचारियों की टीमों पर पड़ रहा है। ओरेकल कंपनी अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 10-10 लोगों का काम एक ही कर्मचारी करने लगा है, और वो भी ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट तरीके से। तो यही वजह है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। भारत में भी 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाएगी ओरेकल के इस ले-ऑफ में। और एआई पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि एआई से दुनिया की जीडीपी में 15.5 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा जुड़ने की संभावना है। फिक्की की तरफ से रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया। चलिए अगली खबर देखिए, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों ने भी उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही दोनों देशों के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी ये संकेत मिले हैं कि वो भारत के साथ अब सुलह करना चाहते हैं। क्योंकि बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड वार्ता फिर से शुरू करने की भी घोषणा की है। ट्रंप बोले कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, ट्रेड बैरियर पर उनसे बात करूंगा। तो ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं, बेहतर डील के लिए टीमें बात कर रही हैं। भारत अमेरिका पक्के दोस्त हैं, ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। ट्रंप की पोस्ट पर पीएम मोदी ने भी कुछ यूं जवाब दिया। और इन दोनों दिग्गज नेताओं के इस बयानबाजी पर देखिए, एक अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन ने भी कहा कि दोस्त ऐसे ही बातचीत करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता बहाली पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि अमेरिका और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। समझौते को लेकर सक्रिय बातचीत जारी है और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत के डील अंतिम रूप में है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 7,500 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। बिहार भागलपुर से रामपुर हाट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के तहत 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसमें एक प्रोजेक्ट पर 4447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों को भी जोड़ने वाली रेलवे की एक नई परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसकी कुल लागत है 3169 करोड़ रुपए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जीएसटी कटौती के बाद भी कीमतें अगर कम नहीं हुई तो उद्योग संगठनों की शिकायतों पर विचार करेंगे। ये कहना है सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल का। और टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक बड़ी डील देखिए, ओपन एआई ने 1.1 अरब डॉलर का अधिग्रहण किया। भारतीय विजय राजी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी है, तो चैट जीपीटी और कोडेक्स जैसे उत्पादों की तकनीकी नेतृत्व संभालेंगे अब विजय राजी। वहीं खबर आ रही मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, अब पूरे एनसीआर में एक ही क्यूआर कोड टिकट से यात्रा हो पाएगी। नोएडा, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो में सफर
सफर करने वालों को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा, क्योंकि सभी तरह की मेट्रो में अब एक ही क्यूआर टिकट से यात्रा होगी। आज 11 सितंबर को कॉमन क्यूआर टिकट का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा और इससे पूरे एनसीआर में मेट्रो में सफर करने वालों को राहत मिलेगी। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नेपाल में जो अभी हिंसा चल रही है, तो इस मामले पर बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए जरा पड़ोसी देशों में क्या हाल है। राष्ट्रपति और गवर्नर डेडलाइन केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई ने ये टिप्पणी की। अभी आपको पता होगा नेपाल में भयंकर हिंसा और विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अब तक इस विरोध प्रदर्शन में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा घायल हो गए, 13,500 जेलों से कैदी फरार हो गए, पुलिस से झड़प में 5 नाबालिग कैदी भी मारे गए। और इस बीच खबर आ रही कि सुशीला कार्की अब नेपाल की अंतरिम पीएम बनेगी। ये वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस भी हैं, जो हमारे भारत में बीएचयू से पढ़ी हुई हैं। आखिर कौन है सुशीला कार्की, जो कि नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रमुख बनने जा रही हैं और जैन जी ने भी उनका समर्थन दिया है। ये यूपी वाराणसी में स्थित बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्टूडेंट रही है और बीएचयू की टॉपर भी रही है, जो नेपाल की एक्टिंग पीएम बनेगी। हालांकि इनके पति दुर्गा प्रसाद ने प्लेन हाईजैक किया था, ये आरोप है इनके पति पर। इमरजेंसी में वाराणसी में गिरफ्तार भी हुए थे वो। लेकिन अभी नेपाल की लोकल मीडिया का दावा है कि सुशीला कार्की को जैन जी का समर्थन मिला है। नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट पर भी हड़कंप मच गया, 2500 भारतीय यात्री भी फंसे हुए हैं। आपातकालीन स्थितियां लागू हुई पूरे देश नेपाल में। भले ही दोस्तों अभी नेपाल में सैन्य कमान लागू हो चुकी है, यानी आर्मी ने देश पर कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि सभी मिनिस्ट्री राजनेताओं मंत्रियों के सरकार के तो पत्ते उड़ गए, कुर्सियां उलट गई। लेकिन आर्मी कंट्रोल के बावजूद भी देखिए उपद्रव जारी है। बीते दिन भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मॉल से एसी, फ्रिज, कपड़े वगैरह लूट कर भागते नजर आए लोग बाग। इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच, यहाँ आप क्रिप्टो, स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों INR यानी इंडियन रुपीज में ट्रेड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कॉइनस्विच इंडिया का पहला और अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तीनों तरीके की ट्रेडिंग ऑफर करता है, स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, आप बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स में SIP भी कर सकते हो, डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे, सिर्फ 100 रुपए से भी शुरू करके। स्पॉट ट्रेडिंग में आप 300 प्लस क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हो और ये भी फिर से सिर्फ 100 रुपए से। फ्यूचर्स में भी आप 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हो अप टू 100x लेवरेज के साथ, और वो भी इंडियाज लोएस्ट फीस पर। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ आप डेली, वीकली और मंथली एक्सपायरीज पे ट्रेड कर सकते हो, अगेन विद लोएस्ट फी। दोस्तों कॉइनस्विच FIU ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2.5 करोड़ प्लस यूजर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। बात करें सिक्योरिटी की तो बिल्कुल है। कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व POR भी मेंटेन होता है और इसके डेटा भी आप देख सकते हैं, टोटल कस्टमर क्रिप्टो होल्डिंग्स और टोटल कॉइनस्विच क्रिप्टो होल्डिंग्स कितनी है। एक्चुअली प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज के पास यूजर्स के फंड से भी ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं, व्हिच शोज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, अभी जाके कॉइनस्विच चेकआउट करो। और हाँ, कॉइनस्विच ISO सर्टिफाइड भी है, सो यू कैन डिपॉजिट लार्जर फंड्स विदाउट टेंशन। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. और इन हालातों के बीच नेपाल में कई भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जबरदस्त कदम उठाया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और नेपाल की सीमावर्ती यूपी के 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। ये हेल्पलाइन नंबर की डिटेल तो आप देख सकते हैं, जिनके परिजन अगर अभी नेपाल दौरे पर गए हुए हैं तो तुरंत प्रशासन से सहायता ले सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में भी नेपाल सीमा पर अटके हुए हैं 500 से ज्यादा ट्रक। यूपी से 200 करोड़ का निर्यात भी ठप हुआ, क्योंकि भारत से कई सारी चीजें, वस्तुएं नेपाल में निर्यात एक्सपोर्ट की जाती हैं। और अभी 1751 किलोमीटर लंबे खुले बॉर्डर पर SSB ने स्थापित की हेल्प डेस्क भी, ID देख करके ही भारत नेपाल के लोगों को एंट्री मिलेगी। यूपी के नेपाल से जुड़े सभी सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ। इस बीच देखिए खबर आ रही कि नेपाली जेल तोड़कर भागे 12 कैदी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर अरेस्ट किए गए। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी फंसे हुए हैं अभी बदायूं के 24 लोग। तो बोले कि योगी जी मदद करिए, सीमा पर 500 ट्रक खड़े हुए हैं। और नेपाल की जेलों में भी इस वक्त बगावत देखने को मिल रही है। 13,000 साढ़े 13,000 कैदी फरार हो गए, झड़प में 5 किशोर बंदियों की भी मौत हो गई। और नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच राजस्थान सरकार ने भी भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ये देख सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के नंबर। और दिल्ली सरकार ने भी देखिए दिल्ली वासियों को नेपाल से लाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दूतावास यानी नेपाल में इंडियन एम्बेसी से बातचीत भी की है। वहीं बिहार के भी डिप्टी CM बोले कि कांग्रेस की वजह से नेपाल में ऐसे हालात हैं। नेपाल से भागे 10 कैदी सीतामढ़ी बॉर्डर पर अरेस्ट हुए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 10,000 गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। मतलब देखिए यार, पड़ोसी देश में ये हालात चल रहे हैं, उस पर भी भारत में राजनीति शुरू हो गई है। क्या कहोगे अब आप। ये एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नेपाल में फंसी हरियाणा की लड़कियां भी कई सारी। एक युवती बोली कि मैं स्पा में थी, डंडे लेकर पीछे दौड़े आंदोलनकारी, होटल जलाया, प्लीज हमारी हेल्प करो। भारत सरकार से उन्होंने बचाने की गुहार भी लगाई है। ये उपासना गिल जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये भी अभी नेपाल में फंसी हुई है। उपासना गिल इनका नाम है। और कई सारे तीर्थ यात्री भी जो नेपाल में अभी पशुपतिनाथ में यात्रा के लिए गए हुए हैं, तो वो भारतीय श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं। तो उम्मीद है भारत सरकार जल्दी उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आयोजित करेगी। अच्छा वैसे नेपाल के बाद देखिए दोस्तों, फ्रांस में भी बवाल मच गया। सरकार के खिलाफ सड़कों पर
उतर आए प्रदर्शनकारी। जी हाँ, नेपाल के बाद फ्रांस की वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। फ्रांस गवर्नमेंट के बजट कटौती के विरोध में 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। अब फ्रांस सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए और फ्रांस में भी 300 उपद्रव मचाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये फ्रांस की भी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। बिल्कुल नेपाल जैसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं। चारों तरफ आगजनी और विद्रोह है। नेपाल के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतर आए हैं। वैसे नेपाल में जो अभी ये आंदोलन हो रहा है, युवा जेन जी जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे 7 बड़ी वजह बताई जा रही है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर बेन तो एकमात्र छोटी वजह है। बाकी इसके अलावा भी जो नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार, बड़े घोटाले, घपले वगैरह, इनसे युवा काफी खफा है। और नेपाल में जो बेरोजगारी और असमानता बढ़ रही है, गरीबी अमीरी की, तो ये 7 बड़ी वजहों की वजह से जेन जी अभी नेपाल में सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। क्योंकि हर चीज की एक अति होती है और जब अति पूरी हो जाती है तब इतिहास में ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलती हैं। तब ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पब्लिक कर छोड़कर भाग जाने को मजबूर कर देती है। राइट। वैसे आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी फिलहाल देखिए अगली खबर। चुनाव आयोग ने कहा कि देश भर में अब एक साथ होगा वोटर्स लिस्ट वेरिफिकेशन। दावा किया जा रहा है कि बिहार में तो अभी विधानसभा चुनाव है, इसलिए SIR पहले किया गया। अन्य राज्यों में भी SIR वेरिफिकेशन की तारीखों की घोषणा अलग से की जाएगी। वहीं राजनीतिक पार्टियों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 40 रीजनल पार्टियों को 2532 करोड़ की इनकम हुई। 70% चुनावी बॉन्ड से मिले। BRS को 685 करोड़ और TMC को 646 करोड़ की आय हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की तरफ से ये रीजनल पार्टियों की इनकम रिपोर्ट जारी की गई। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियों के। और खबर देखिए, पाकिस्तान में सिम कार्ड भेजने के मामले में एक नेपाली नागरिक गिरफ्तार हुआ। नेपाल रूट से 16 कार्ड लाहौर भेजे। ISI ने दिया था US वीजा दिलाने का लालच। वहीं देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऑफिस में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। पुरुषों की सोच आज भी नहीं बदली है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा कि महिला डर, शिष्टाचार और माफी में जीती है। इन हालातों को सुधारना चाहिए और वर्क प्लेस पर सख्त कानून लागू करने चाहिए सरकारों को। और वही खबर देखिए, मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 2 नेशनल हाईवे ब्लॉक किए। ट्रकों को रोका। केंद्र सरकार से 1643 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेसिंग रोकने की मांग की है। मणिपुर के संयुक्त नागा परिषद UNC ने केंद्र सरकार के खिलाफ ये व्यापार प्रतिबंध शुरू कर दिया। वैसे खबरें चल रही हैं कि जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर राज्य का दौरा करेंगे और उनके संभावित दौरे की तैयारियां भी तेज हुई। राज्यपाल ने कुकी और 2 विधायकों के साथ अहम बैठक भी की। और खबर देखिए, एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पड़ोसियों के बीच में झगड़ा होना आम बात है, उसे अपराध नहीं मान सकते हैं। और इस केस में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पड़ोसियों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में अगर पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े, बहस और हाथापाई में कोई खुद की जान ले अगर, तो उसे इस मामले में उकसाने के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम बयान दिया है केस की सुनवाई पर। और खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य के मुख्यमंत्री बोले कि राज्य में CAA की अहमियत नहीं है। बंगाली हिंदुओं को भारत में इंदिरा और गांधी ने जगह दी, उन्हें विदेशी मानने का कोई कारण नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने CAA को लेकर बयानबाजी की। और इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना है कि अगर मैं विकास की बात करती हूँ तो अपमान झेलती हूँ। बंगाली भाषा में बात करने की भी अपील की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल 2025 की पहली 6 माही में भारत ने जोड़ी 3.8 गीगावाट सोलर ओपन एक्सेस क्षमता। और इस मामले में महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे रहा। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को असम सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री को मंत्री फुकुन ने सौंपा चेक। आज केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और रेलवे के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा पानीपत के भोरवाल माजरी स्टेशन पर रुकेगी अब 2 ट्रेन। संत निरंकारी समागम के चलते ये फैसला लिया। 6 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये अस्थायी ठहराव होगा। और वहीं चंडीगढ़ से बरौनी तक भी चलेगी हरिहरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन। हरियाणा अंबाला मंडल को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। त्योहारों पर मऊ अंबाला कैंट स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने युवाओं को ओपिनियन ट्रेडिंग को लेकर चेतावनी दी और कहा कि प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के झांसे में न आए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी इसे बताया डब्बा ट्रेडिंग जैसा फ्रॉड। हरियाणा के गृह विभाग ने लोगों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की अपील की है और चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये इनके झांसे में न आए, वरना अगर आप पैसे लगाते हो तो आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी इस संबंध में एक लेटर जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में अब बच्चों की मौत के बाद ऑपरेशन रेड किल चलाया जाएगा। डॉक्टर्स रोकेंगे चूहे, कितने मारे और पकड़े इसकी रिपोर्ट भी बनाएंगे। NICU पर खास फोकस रहेगा। हाल ही में आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। तो इस मामले के बाद अब पेस्ट कंट्रोल एजाइल कंपनी को हटाने की जानकारी सामने आई है और अस्पतालों में चूहों को पकड़ने के लिए चूहा मार दवाइयां भी डाली जा रही है और चूहों को मारने के लिए रेड किलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ग्राहकों को बड़ी राहत दी। फेस्टिवल सीजन आने से पहले लोन की ब्याज दरें घटाई है। BOB ने अपनी MCLR दरों में कटौती की है, जिससे होम लोन, पर्सनल लोन लेने वालों की EMI कम हो सकती
होती हैं। ये देख सकते हैं कि इन दरों में कितना बदलाव हुआ। तो बैंक ने 3 महीने के MCLR को घटाकर 8.20% कर दिया है। बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा ने ओवरनाइट MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और अब बैंक की जो बेसिक MCLR होगी वो 7.85% होगी और ये बदली हुई ब्याज दरें कल 12 सितंबर 2025 से ही लागू मानी जाएगी, है ना। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। चीन में समलैंगिक विवाह अधिकार पर अब रोक लगेगी और चाइना सरकार के इस फैसले पर LGBT कम्युनिटी ने दुख भी जताया। यानी चाइना में अब समलैंगिक विवाह अधिकार खत्म हो चुका है। समलैंगिक विवाह नहीं कर पाएंगे, लड़का लड़का या लड़की लड़की दोनों ही एक ही लिंग के विवाह नहीं कर पाएंगे। और वही खबर देखिए, स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री एलिजाबेथ लेन की तबीयत बिगड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक वो बेहोश होकर गिर गई। माइक और टेबल भी नीचे गिर गए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं पूर्वी कांगो में इस्लामिक स्टेट से जुड़े विद्रोहियों ने 60 लोगों का कत्ल कर दिया। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे ग्रामीण। और देखिए, फ्रांस में एक साल में ही 4 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। अब राष्ट्रपति मैक्रो ने रक्षा मंत्री लेकोर्डू को नया प्रधानमंत्री बनाया फ्रांस का। और खबर देखिए, पाकिस्तान में 9 मई दंगों के मामले में पाकिस्तान कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका दिया और उनके 17 समर्थकों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हुई और हमास नेताओं पर इजरायली हवाई हमले के बाद अब तनाव बढ़ा है, तो UNSC ने ये इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। वहीं देखिए, मॉरिशस के PM राम गुलाम भारत दौरे पर आए हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश काशी पहुंचे वो। कजरी, बिरहा और धोबिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों के ध्वज लहराए। आज PM मोदी के साथ उनकी मीटिंग भी होगी। और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बातचीत की। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भी चर्चा हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे PM मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी। इस कार्यक्रम में दुनिया के 500 से ज्यादा निवेशक भी आएंगे। अगले महीने अक्टूबर में मुंबई में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन होगा और इसमें जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर समेत दुनिया भर के दर्जनों निवेशक हिस्सा लेंगे। वहीं एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा और पंजाब के युवकों को जबरन रूसी सेना में भर्ती किया गया। उनके परिवार वालों ने कहा कि महिला ने नौकरी का लालच दिया, यूक्रेन जंग में भेजा, अब बचा लो। इन लोगों का अब एक वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में ये कहते हैं कि हमारे पास 2-3 दिन ही बचे हैं, फिर हमें युद्ध में धकेल दिया जाएगा। यहाँ से जो भी जा रहा वापस नहीं आ रहा है। और खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी चीन के गले पड़ रहे हैं। चीन ने जब सीमा पर कब्जा किया तो बोले कोई गुस्सा नहीं, कांग्रेस के खिलाफ ब्रिटिश एजेंट खड़े हैं। इधर यूपी रायबरेली में राहुल गांधी भी बोले कि चुनाव आयोग तानाशाह है, भाजपा और RSS वाले OBC को बढ़ने नहीं दे रहे। मंत्री दिनेश सिंह ने रुकवाया काफिला भी। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत ने UAE को 9 विकेट से हराया। 58 रन का टारगेट 27 गेंदों में चेज किया। अभिषेक ने बनाए 30 रन, कुलदीप को 4 विकेट भी मिले। भारत ने एशिया कप 2025 में ये धमाकेदार शुरुआत की है। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। और वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी सुपर 4 में पहला मैच जीत लिया। एशिया कप में कोरिया को 4-2 से हराया। वैष्णवी, संगीता, लाल रेमसियामी और रतुजा के गोल देखने को मिले हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब इस तरह की घटनाओं की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स ने लॉन्च किया AI पावर्ड नेवर अलोन मोबाइल ऐप। क्योंकि आजकल अक्सर युवाओं में स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी के चलते ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। मैंने आपको कल ही कुछ रिपोर्ट्स डेटा बताए थे। देखिए, WHO की ऑफिशियल रिपोर्ट भी कहते हैं कि दुनिया में हर 40वें सेकेंड में एक ऐसी घटना हो रही है। अगर आपका भी अपना कोई तनाव में है तो उनसे बातें करें। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति खुद की जान देने की सोचता है तो उससे पहले उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और अब दिल्ली एम्स ने भी कुछ ऐसी ही पहल की है। इस AI ऐप के जरिए आपको मेंटली सपोर्ट मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, पंजाब में मानसून कमजोर पड़ने के बावजूद अभी भी 2000 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का माहौल बना हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 16 दिन बाद शुरू हो पाया और डूबते पंजाब की मदद में उतरे बॉलीवुड स्टार भी हैं। सलमान खान ने नावें भेजी, अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए दिए, रणदीप हुड्डा और सोनू सूद भी गांव-गांव जा रहे हैं लोगों की मदद के लिए। इधर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी मदद के लिए आगे आए। 500 परिवारों को देंगे घरेलू सामान, बच्चों की शिक्षा में भी मदद करेंगे। और देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए रिलायंस भी आगे आया मदद के लिए। अनंत अंबानी बोले कि इस कठिन समय में हम पंजाब के साथ हैं और रिलायंस की तरफ से यह अभियान भी शुरू किया गया। वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी सिंगर मनकरीत से बातचीत की, बाढ़ में किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। गडकरी ने दिए हाईवे सुधारने के निर्देश भी। वैसे अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तबियत खराब है तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रिपोर्ट आ रही कि आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। और अभी एक दिन पहले जो PM मोदी ने पंजाब हिमाचल का दौरा किया था, उसका भी प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये मत सोचना कि कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो एक किसान पेन देकर उनको बोला कि भाग्य लिख दो। कुछ और राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के मानसून पर खबर आ रही है। रायपुर में एक पुलिसकर्मी के बेटे की छाती पर गिरी बिजली, मौत हो गई। खेलते वक्त चपेट में आया एक 10वीं का छात्र भी। और छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। हरियाणा के भी 6 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। भाखड़ा नहर में एक छात्र बह गया। अफसरों पर भड़की MLA सावित्री जिंदल, हुड्डा जूते उतारकर जलभराव में उतरे। वहीं इधर बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। पटना, गोपालगंज समेत 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। पूरे बिहार में चेतावनी है वैसे तो, लेकिन अगले 48 घंटों में कई जिलों में हेवी रेन की
चेतावनी जारी हुई है। बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। सभी 38 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मध्य प्रदेश में भी देखिए भोपाल समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। नर्मदापुरम में तवा डैम के भी 5 गेट खोले गए। 15 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश में भी फिर से लौटेगी बरसात और मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी देखिए घर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं लैंडस्लाइड की घटना में। और अभी एक दिन पहले जम्मू लद्दाख में भी हिमस्खलन हुआ। इसमें भी 3 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। राजस्थान में भी बीते 100 दिन में 700 mm से ज्यादा बरसात हुई। कुछ जिलों में सूखी नदियों में पानी आया तो डीजे बजाकर नाचने लगे ग्रामीण लोग। और उत्तर प्रदेश की भी एक बड़ी घटना देखिए, आगरा में मकान का छज्जा गिरा, एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। और वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखिए अभी भी मलबा आने से राज्य में 203 सड़कें बंद पड़ी हैं और 14 सितंबर तक प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। वैसे तो स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अब कमजोर पड़ रहा पश्चिमी विक्षोभ, तो पंजाब अमृतसर वगैरह में थमी बारिश, धूप लौटेगी, तापमान बढ़ेगा। लेकिन 2-3 दिन बाद लो प्रेशर बनेगा बंगाल की खाड़ी में, तो पूर्व और मध्य भारत में एक बार फिर से सक्रिय होगा मानसून। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा, तो आज 11 सितंबर से ही पूर्वी व मध्य भारत में मानसून का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि बीओबी का सिस्टम देगा रफ्तार। 13 से 15 सितंबर तक मुंबई में भी भारी बारिश का अलर्ट है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह के अंत तक उमस भरा मौसम रहेगा। मानसून की बौछारें अगले सप्ताह में दस्तक देगी। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे मौसम विभाग ने अभी रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं कर रखा है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम इन 2 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी मध्य भारत, दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज भी सोने के दाम में तेजी देखी गई, चांदी में गिरावट रही। सोना अभी 1,09,635 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, 106 रुपए की मामूली बढ़त के साथ। और चांदी का भाव 176 रुपए की गिरावट के साथ अभी 1,24,594 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है। बाकी और भी कुछ अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, भारत अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद और जीएसटी सुधारों से भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बीते दिन भी सेंसेक्स 324 अंक चढ़कर 81,425 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 105 अंक की बढ़त रही है। निवेशकों के लिए खबर है, अर्बन कंपनी का आईपीओ 2 घंटे में ही पूरा भर गया। 12 सितंबर तक निवेश का मौका होगा। और देखिए, अतिरिक्त एजीआर मांग खारिज कराने अदालत पहुंची वोडाफोन आइडिया कंपनी। याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग भी की। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि कर छूट के बाद अतिरिक्त आय को बचत और निवेश में लगा रहे कर्मचारी, सोच समझ कर रहे हैं खर्च। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जीएमआर अध्यक्ष को फार्म हाउस खाली कराने के निर्देश पर भी रोक लगाई। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिपोर्ट आ रही कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला कानून नहीं बनाएगी भारत सरकार। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, क्योंकि इससे इसको वैधता मिल सकती है और ये देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। तो आरबीआई का प्लान है कि इसको पूर्ण रूप से कंट्रोल करने के रेगुलेशंस तो लागू नहीं किए जाएंगे ऐसा। और देखिए, यूपी बरेली का जरदोजी और बेंत शिल्प उद्योग ब्रांडिंग और मार्केटिंग से इसको मिलेगी वैश्विक पहचान, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत। वहीं खबर है, मार्केट वॉलेटिलिटी से एसआईपी में आई गिरावट रिटेल इन्वेस्टर्स की सोच बदल रही है। मतलब म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी इन्वेस्टर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये डेटा देखिए आप, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बीते महीने अगस्त में भी 22% घटकर 33,430 करोड़ रुपए पर रहा। एमपी की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और अगस्त में गोल्ड ईटीएफ में भी 1950 करोड़ का निवेश आया। बीते 1 साल में गोल्ड ईटीएफ ने 52% तक का रिटर्न दिया। जैसे फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हो ना, वैसे ही कम पैसों से गोल्ड ईटीएफ में काफी अच्छा निवेश कर सकते हैं ना। और देखिए, बॉलीवुड में संजय कपूर और उनकी पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों को बीच जो जायदाद को लेकर लड़ाई चल रही है, तो इस मामले पर खबर आ रही, करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर सुनवाई हुई। संजय कपूर की संपत्ति से उनको बेदखल किया गया था। आरोप है कि प्रिया ने नकली वसीयत बनवाई। अगली सुनवाई इस मामले पर अब 2 सप्ताह बाद होगी। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इस बार 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा। नए फोन से 13,000 रुपए सस्ता मिल रहा है आईफोन 16, लेकिन स्टोरेज कम मिलेगा। और इस बार एप्पल ने अब तक का सबसे पतला आईफोन भी लॉन्च किया, एप्पल एयर के नाम से। इसकी कीमत रखी 1,20,000 रुपए। साथ ही कंपनी ने नए एयरपोर्ट्स और नए एप्पल वॉच के वेरिएंट भी लॉन्च किए। वहीं खबर आ रही, लेरी एलिसन दुनिया में अभी सबसे अमीर शख्स बने। इलॉन मस्क दूसरे नंबर पर आए। एक ही दिन में 9 लाख करोड़ रुपए कमाए उन्होंने। और इतनी ही मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी है। ओरेकल कंपनी के को फाउंडर लेरी एलिसन अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। कंपनी के शेयर में एक ही दिन में 41% से ज्यादा का उछाल आया और इससे उनकी नेटवर्थ एकदम से इतनी बढ़ गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति के वकील को नहीं मिली चालान कॉपी। वीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। चार्जशीट के लिए करना होगा 6 दिन इंतजार। और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप तय हुए कि जब ये टैक्सी ड्राइवर थे तब युवती से मारपीट और छेड़छाड़ की थी, तो कोर्ट ने दोषी करार दिया। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही, द बंगाल फाइल्स फिल्म के सपोर्ट में उतरा पूरा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर लगा बैन हटाने की मांग की और कहा कि इससे भारी नुकसान होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, लद्दाख को फिर
से राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर लेह में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। 35 दिन तक चलेगा अब इनका उपवास। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो पहले भी कई बार धरना अनशन कर चुके हैं और एक बार फिर से इनकी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और राज्य का दर्जा दिया जाए। और खबर आ रही कि हरियाणा की जेलों में 250 असम और मणिपुर के पत्थरबाज बंद हैं। 6 जेलों की सुरक्षा अब बीएसएफ के जिम्मे सौंपी गई। 5000 कैदी ओवरलोड हुए हैं। और वहीं देखिए अमेरिकी टैरिफ के असर पर भी एक खबर आ रही है कि टैरिफ की वजह से कपड़ा निर्यातकों के अस्तित्व पर संकट छाया, जिसमें तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित हुआ। 40 अरब के ऑर्डर रद्द हुए। एमके रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। वैसे मूडीज ने यह दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कानून में सुधारों से भी देश की अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। वहीं देखिए संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन होना है जल्दी और पीएम मोदी के सामने पेश किए जाएंगे एयर डिफेंस सिस्टम रडार, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था पराक्रम। आगामी 15 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर लिखने की अनुमति नहीं है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने एक निर्देश जारी किया और कहा कि देश में जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर डीआर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वहीं देखिए गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर कई महंगी गाड़ियां और दस्तावेज जब्त किए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित और विकासित देशों के बीच बढ़ा सकता है खाई, क्योंकि दुनिया भर की जीडीपी में एआई की वजह से $15.5 ट्रिलियन का इजाफा होगा, जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। तो इस वजह से आर्थिक असमानता बढ़ सकती है आने वाले कुछ सालों में। और वही खबर आ रही कि कल 12 सितंबर को देश के नए उपराष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण कर सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएगी। और देखिए उत्तर प्रदेश में अब बदलेगी बिजली व्यवस्था। नया कनेक्शन लेने पर लगेंगे सिर्फ प्रीपेड मीटर ही, पुराने मीटर भी बदले जाएंगे। योगी सरकार ने यह नया प्लान लागू किया है। वहीं देखिए अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने एक और नई कार्रवाई की। एसबीआई से जुड़े 2929 करोड़ के कथित धोखाधड़ी केस में भी उन पर अब मामला दर्ज हुआ। और भारत के युवाओं को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर 10 में से 6 भारतीय युवा बचत पर फोकस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये नई पीढ़ी जो है ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है। ये ताजा रिपोर्ट जारी की गई नौकरी.com की ओर से किए गए सर्वेक्षण में। और एक रिपोर्ट देखिए आपकी हेल्थ को लेकर कि 44% लोगों को ये ही नहीं पता कि वो डायबिटीज से ग्रसित हैं। साल 2023 में भी भारत में 43.6% मरीजों की पहचान हुई थी जो डायबिटीज के शुरुआती स्टेज में संक्रमित पाए गए। और देखिए केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा दावा किया, कहा कि भारत स्वच्छ वायु पर्यावरण संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। 130 शहरों में अब तक 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्थाएं की गई वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए। वहीं दोस्तों हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नियम जो लागू किया था, तो इस मामले पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। और शिक्षकों का कहना कि अगले महीने अक्टूबर में दिल्ली कूच करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत चीन सीमा पर 2 साल में 800 करोड़ की सोने की तस्करी हुई। ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के कुछ अपडेट देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने विंटर एक्शन प्लान 2025 भी शुरू कर दिया है। आने वाले सर्दियों की कार्य योजना शुरू कर दी है मतलब। और सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने इस संबंध में बैठक भी की। और वहीं आवारा कुत्तों को लेकर भी दिल्ली सरकार ने नया प्लान बनाया है। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें अब चिप लगाएगी दिल्ली गवर्नमेंट। रेबीज नियंत्रण के लिए अहम उपाय किए जाएंगे। प्लान है दिल्ली में 10 लाख बेसहारा डॉग्स को लगाई जाएगी ये माइक्रो चिप। मंत्री कपिल मिश्रा की अगुवाई में बैठक में ये प्लान बनाया गया और अगले 2 साल में ये प्रक्रिया पूरी होगी। और जो दिल्ली में पेट शॉप्स हैं उन पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। 10 लाख से भी ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स की मॉनिटरिंग डिजिटली तरीके से की जाएगी, है ना। और पेट शॉप्स का पंजीकरण कराना या रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और एक बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के जू में बर्ड फ्लू के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप देखने को मिला। अब तक 17 पक्षियों की जान चली गई। H5N1 के मामलों के बाद अब प्रशासन और ज्यादा सतर्क है। और देखिए अगली खबर, बिहार सरकार का प्लान है महादलित टोले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। बड़ी पंचायतों में लगेंगे 2 से ज्यादा शिविर। जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध होगी जमाबंदी पंजी भी। और वहीं देखिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, स्कोडा कंपनी ने भी बड़ी घोषणा की। 22 सितंबर से जैसे ही नए जीएसटी रेट्स लागू होंगे, स्कोडा कंपनी भी अपनी कारों के दाम सस्ते करने का ऐलान किए हैं। तकरीबन 3.25 लाख रुपए तक की बचत होगी आपको अलग अलग मॉडल पर। और रेलवे का प्लान है अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी नई अमृत भारत ट्रेन। गोरखपुर से दिल्ली का सफर होगा आसान। पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। और देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में अभी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। कर्फ्यू लगाया, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2025 में अब तक 82% भारतीयों ने किया ई वीजा के लिए आवेदन। श्रीलंका समेत ये देश भारतीयों के लिए पहली पसंद बन रहे हैं। कुछ डेटा आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, मुंबई, दिल्ली, जम्मू और ऋषिकेश, बेंगलुरु समेत 39 स्पेशल ट्रेनों में अब आप सफर आसानी से कर पाएंगे। आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे की तरफ से ये नई ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है। और जम्मू कश्मीर के एलजी यानी उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख बनेगा देश का पहला मॉडल ऑर्गेनिक प्रदेश। किसान मेले से की मिशन की घोषणा भी। लद्दाख को लेकर ये उपराज्यपाल ने नया प्लान बनाया है। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब मॉल, होटल, कॉलेज, ऑफिस सभी बिल्डिंग्स के लिए आदेश जारी हुआ। 1 अक्टूबर तक सभी को लगानी होगी एंटी स्मोक गन। आने वाले सर्दियों में प्रदूषण से निपटने की तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार ने ये भी नया
आदेश जारी किया। चलिए खबर देखिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी तैयार हो जाएं। श्राइन बोर्ड जल्दी यात्रा शुरू करने की घोषणा करेगा, अब मौसम साफ होने लगा तो। और वहीं देखिए, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का एक क्लर्क 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। वहीं दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने भी एक फटकार लगाई, पूछा कि टिन शेड में अगर स्कूल चलेंगे तो कैसे आप निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, कुछ उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट देखिए आप। देखिए, यूपी में दफ्तरों और स्कूलों में भी अब बिना हेलमेट के प्रवेश पर रोक रहेगी। आपको पता होगा, इस सितंबर महीने की शुरुआत से ही नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर अब आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। तो इसके बाद अब यूपी गोरखपुर समेत कई जिलों में ये एक नया आदेश जारी हुआ, जो ऑफिस में जाने वाले लोग बाग हैं, स्कूल वगैरह में आने वाले टीचर स्टूडेंट हैं, सभी को हेलमेट लगा कर आना होगा, वरना प्रवेश की इजाजत नहीं होगी, है ना। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश में करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। यूपी के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर से रूबरू होगी दुनिया। इंडिया एक्सपो मार्ट में ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम योगी का कहना है कि इस ट्रेड शो में शिल्प के साथ साथ व्यंजनों से भी रूबरू होंगे आगंतुक। और इसके जरिए योगी सरकार का प्लान है उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप तैयार किया। साल 2047 तक $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। और वहीं खबर देखिए, यूपी में चल रही कन्या विवाह सहायता योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया। अब बेटियों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। जो सामूहिक विवाह के लिए सहायता राशि 82,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया है। और खबर देखिए, यूपी के इस जिले में हर साल करीब 1 लाख लोगों को काट रहे आवारा कुत्ते हैं। हर गली मोहल्ले में इनका आतंक है। ये रिपोर्ट सामने आ रही यूपी के बुलंदशहर जिले की। वहीं उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा और टेम्पो टैक्सी के लिए भी 10 नए नियम लागू हुए। उल्लंघन करने पर जब्ती के बाद नीलाम कर देगा नगर निगम। ये नए नियमों में क्या क्या गाइडलाइंस हैं, इनके सभी पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, ड्रिप इरिगेशन से जुड़े उत्तर प्रदेश के 82,000 किसान, अब किसानों की फसलों का उत्पादन भी बढ़ने लगा है। सरकार इस सिस्टम के लिए 90% तक सब्सिडी भी दे रही है। यूपी सरकार ने किसानों की इस नई योजना को लेकर रिपोर्ट जारी की है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए बनेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परियोजनाएं। जेलों से 1 करोड़ के प्रस्ताव भी मांगे हैं। योगी सरकार का ये प्लान है, देखिए आप। और उत्तर प्रदेश में राजस्व नियमों में भी बदलाव की बड़ी तैयारी की जा रही है। अब इन लोगों को नहीं मिल सकेगा पट्टा। वर्तमान में 3 एकड़ से थोड़ी ज्यादा भूमि की सीमा तक पट्टा मिलता है, लेकिन नई व्यवस्था में भूमिहीन व्यक्ति को अधिकतम 1 एकड़ जमीन ही मिल सकेगी, क्योंकि पट्टा असंक्रमणीय होता है और 5 वर्ष बाद भूमि बेचने का अधिकार मिलता है। तो ये यूपी में राजस्व नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है ना। और इसके लिए राजस्व संहिता 2006 विधेयक में संशोधन भी किया जाएगा। और वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में एक बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया। गलत खातों में ट्रांसफर कराई गई सब्सिडी की राशि, बैंक मैनेजर समेत 6 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ। यूपी फिरोजाबाद का ये मामला है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में SIR शुरू होने के खिलाफ भी सपाइयों ने प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव बोले कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई। और देखिए, यूपी के बाद कुछ बिहार के अपडेट। बिहार को पीएम मोदी ने 4,447 करोड़ की सौगात दी। मोकामा मुंगेर कॉरिडोर को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ये सड़क अब 4 लेन बनाई जाएगी। इसके अलावा ये रूट पर रेलवे लाइन को भी डबल बनाया जाएगा, मैंने आपको बताया था अपडेट। वही खबर है, बिहार पूर्णिया में भी पीएम मोदी 45,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को बिहार पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और सीसाबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी दौरान ये 45,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। और अररिया गलगलिया रेलखंड का भी 15 सितंबर को ही उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वहीं बिहार कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया। नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन अब पार्षद करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, स्कॉलरशिप मामले में एक बड़ा घोटाला सामने आया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा। SIT ने अब जांच शुरू की। सभी कप्तानों से 3 दिन में कार्य योजना भी मांगी है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ये विभाग को गड़बड़ी की जानकारी दी है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में इस बार भी 41% ज्यादा बारिश हुई। बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। 2024 पिछले 5 दशकों का सबसे सूखा वर्ष रहा। और जम्मू के उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा ने 3 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन होने जा रहा। अब आदिवासियों के गढ़ में खुलेंगे उद्योग, जुटेंगे 200 निवेशक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इसका शुभारंभ करेंगे। 11 सितंबर को यह इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में 11 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत भी हो गई। स्कूल में खेलते खेलते थकान के बाद गिर पड़ी, 2 घंटे बाद दम तोड़ दिया। देखिए यार दोस्तों, आजकल तो युवाओं को तो छोड़ो, बच्चों में भी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आने लगे हैं। और वहीं देखिए, बिहार में जल्द ही जारी होगा विपक्षी महागठबंधन का घोषणा पत्र। सभी दलों ने अपने अपने मुद्दे भी भेजे हैं। और बैंकिंग न्यूज से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। HDFC बैंक ने अलर्ट जारी किया, इस दिन नहीं कर पाएंगे UPI का इस्तेमाल। बैंक का कहना है कि ये मेंटेनेंस 12 सितंबर की आधी रात 12 बजे से लेकर सुबह 1:30 बजे तक चलेगा। यानी कुल 90 मिनट तक बैंक की HDFC की UPI सेवाएं बंद रहेंगी, आज रात 12:30 से 1:30 तक, ठीक है। और वहीं बैंक लोन पर एक और अच्छी खबर आ रही है। अब इस सरकारी बैंक ने भी घटाई MCLR दरें। दरअसल यूको बैंक की तरफ से ये MCLR दरों में 0.05% की कटौती की गई है, यानी 5 बेसिस पॉइंट की है। और ये नई दरें कल 10 तारीख से ऑलरेडी लागू हो चुकी हैं। तो यूको बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी का बड़ा कदम। सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले विदेशी निवेशकों को राहत मिलेगी। 2026 से ये नए नियम लागू
होंगे। फिलहाल विदेशी निवेशकों के लिए ग्रुप डिटेल्स देना जो जरूरी होता है, तो इन नियमों में अब सेबी की तरफ से ये बदलाव किया जा रहा है। और देखिए, बात बात पर अड़ंगा लगाने वाले यूरोप को सिखाएंगे सबक। भारत और ब्राजील साउथ अफ्रीका बनाएंगे मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल व्यापार रणनीतियों को लेकर इंडिया ने भी ये प्लान बनाया है। और देखिए, असम राज्य में नया एसओपी लागू हुआ। अब डीसी और एसएसपी तय करेंगे कि कौन है घुसपैठिया। 24 घंटे में राज्य से बाहर फेंके जाएंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2050 तक एशिया अमेरिका में डेंगू संक्रमण के मामलों में 76% तक के उछाल आने की आशंका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साणंद में 66 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूएई की यात्रा के दौरान पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का भी शुभारंभ किया। खबर है कदम कोंडटम की मेजबानी को तूतीकोरिन तैयार है। 12 से 14 सितंबर के बीच आयोजित होगा समुद्री खेल महोत्सव। तमिलनाडु के तटीय शहर तूतीकोरिन में ये धूमधाम से आयोजित होगा, है ना। और पीएम नरेंद्र मोदी आज 11 तारीख को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों का दौरा करेंगे। यहाँ भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। चलिए, खबर आ रही दोस्तों, जीएसटी रेट कट को लेकर राहत मिलेगी। 22 सितंबर से पहले ही हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने का ऐलान किया कई सारी कंपनियों ने। और देखिए, एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों की मदद करेगी अब कोल इंडिया। इरफान अली को दोबारा गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साई और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया। चलिए, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने पर मचा घमासान। स्पीकर बोले कि निजता का हनन नहीं होगा। और वहीं देखिए, राजस्थान में अब जमीन से पानी निकालने पर देना होगा पैसा। बिना मंजूरी डार्क जोन में अगर ट्यूबवेल खोदा तो 6 महीने तक की जेल होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश में अब जल्दी ट्यूबवेल या दूसरे किसी माध्यम से जमीन से पानी निकालने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह चार्ज देना पड़ सकता है। राजस्थान सरकार ये प्लान कर रही है, नया कानून लेकर आ रही है ना। और वहीं राजस्थान में एक और आदेश जारी हुआ। अब रसोई गैस सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं दिया जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को एनएफएसए और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के लिए नए सिस्टम लागू करने को कहा है। वहीं देखिए, साल 2027 तक उड़ान भरेगा कोटा बूंदी का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और मध्य प्रदेश से खबर देखिए, कोलकाता के उद्योगपति करेंगे 14,600 करोड़ का निवेश। सीएम ने निवेशकों से चर्चा की। मध्य प्रदेश के भी 14 लोग अभी नेपाल हिंसा के दौरान वहां फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकुशल वापसी कराएंगे। और मध्य प्रदेश में अब श्रमिक सहकारी समितियां बनाकर स्वरोजगार की तैयारी भी कर रही है मोहन यादव सरकार। वहीं एमपी के बैतूल का यह मामला है। 47 मासूमों के दिल में छेद है, सरकार कराएगी इनका इलाज। एमपी उज्जैन में भी जल्दी शुरू होगी परिवहन सुगम यात्रा। और एमपी रीवा में त्योंथर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। 19 सितंबर को इनका दौरा होगा। वहीं देखिए, बिजली गिरने की वजह से छत्तीसगढ़ रायपुर का एयरपोर्ट नेविगेशन सिस्टम फेल हुआ। छत्तीसगढ़ में अब शनिवार को स्कूल लगने के समय में बदलाव होगा। सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक लगेंगे एक पाली वाले स्कूल। यह आदेश जारी किया शिक्षा विभाग ने। वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस के 52 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया। और बिहार सरकार ने 27,737 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। वहीं झारखंड में भी कई जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना रहेगी। 5 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। और झारखंड में नक्सलवाद पर अब एआई के जरिए नकल कसी जाएगी। सीआरपीएफ ने नई रणनीति बनाई है। झारखंड रांची से होकर गुजरेगी 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें भी। और झारखंड में सभी सदर अस्पताल में लगेगी एमआरआई व सीटी स्कैन मशीन भी है। वहीं देखिए, हरियाणा के 100 करोड़ी प्रोजेक्ट की प्रशासनिक सचिव करेंगे मॉनिटरिंग। ओके, और दोस्तों आज कुछ एजुकेशनल अपडेट्स तो है नहीं, तो चलिए अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वृष और मकर राशि के लोगों को इन्वेस्टमेंट में फायदा हो सकता है। कुंभ राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेपाल के अलावा ऐसे कोई 2 देशों के नाम बताइए जिनमें हाल ही में कुछ सालों में सरकारें उलट गई, पूरा तख्ता पलट हो गया। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज के साथ फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।